हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर +1 क्लास का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग चेक कर सकते हो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पल पेपर 2022। सो बेटा सितंबर के लिए आप लोगों का सैम्पल पेपर पंजाब बोर्ड की तरफ से आया है, मतलब ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते हैं कि मैम इज़ दिस अ रियल क्वेश्चन पेपर। सो मेरे चैनल के ऊपर आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आइडियाज़ आप लोग ले सकते हो, लेकिन रियल पेपर एज अ टीचर बेटा मैं खुद कभी नहीं चाहूँगी कि आप लोगों को कभी रियल पेपर मिले। क्लियर हो जाए। सो प्लीज़ सैम्पल पेपर्स को अच्छे से देखिए और सैम्पल पेपर को अच्छे से ट्राई करें, हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें कितना पेपर आता है और कितना पेपर नहीं। सो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपनी प्रैक्टिस कीजिए हर एक चीज़ की। अगर आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम चूज़ करी है तो लाइफ में कुछ बनने के लिए ही की होगी। सो बहुत से बच्चों को यही उम्मीद रहती है कि जैसे कोरोना में पेपर लीक हुए थे, क्या अब भी लीक होंगे। सो प्लीज़ अपना बेस बनाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अच्छे इंसान बने। सो चलिए बेटा, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में, सितंबर एग्ज़ाम में बेटा टोटल 16 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 मार्क्स के MCQs और जो ट्रू फॉल्स आएंगे। सो 28। अब देखो 70 में से बेटा आपको 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आप सिर्फ MCQs और ट्रू फॉल ही करके जाओगे और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, सो 23 मतलब 28 मार्क्स तो आने ही चाहिए, मतलब डायरेक्ट MCQ से आप लोग पास हो सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड सेक्शन के अंदर बेटा 2 से लेके 18 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंटरनल चॉइस इन ऑल क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ सी सेक्शन। सी सेक्शन में क्या है, 9 to 14 है बेटा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। द इंटरनल चॉइस इन 3 क्वेश्चन, मतलब 9 से लेके बेटा आप लोग चेक कर सकते हो कि टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट वाला पोर्शन डी में बेटा 15 और 16 पे 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें इंटरनल चॉइस रहेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इज मेजर्ड मोर एक्यूरेटली। मोर एक्यूरेटली कौन सा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने बोला मोस्ट एक्यूरेटली, ज़्यादा अच्छी तरीके से आंसर हमें कौन बता सकता है। मान लो आपने कोई छोटा सा थ्रेड की कटिंग की या कपड़ा लेने चले गए, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर सीधा सीधा कपड़ा है। अब इतना हल्का सा, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। ऐसे ही करते हैं कि निगलेक्ट कर देंगे, मोटा मोटा बोलेंगे कि 4 मीटर कपड़ा है। लेकिन ये हल्का सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो है ना एक्स्ट्रा। सो ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है 0.0001। अगर आपने एक्यूरेट आंसर चेक करना है तो दिस इज 4.0001। सो एक्यूरेटली आंसर आपको बताने में कौन सी चीज़ हेल्प कर रही है, ये छोटी सी चीज़ जिसे हम लोग निगलेक्ट करके छोड़ देते हैं। सो सेंटीमीटर्स में है, मतलब सबसे छोटी टर्म आपको एक्यूरेट आंसर बताएगी, सबसे छोटी सेंटीमीटर्स में ऑप्शन में यही है सी आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द वी राउंड ऑफ 8.250 and 8.750 to 1 place of decimal we get। अब ध्यान से देखो बेटा, आप लोगों को रूल्स याद होंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर है, यहाँ पे बेटा ये वाला नंबर अगर 5 से बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल 8.86 है, तो 100% ये 6 ने 8 को कैरी देना ही देना है। सो आंसर आ गया 8.9। मान लो यहाँ पे होगा 8.84, 4 जो 5 से छोटा हो गया, सो 4 ने कैरी नहीं देना, सो आंसर आ गया 8.8। अब 5 वाला इसे कैरी देगा या नहीं देगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर बेटा ये वाली टर्म 8 इवन नंबर है तो नहीं देगा, इवन नंबर है तो कैरी नहीं देगा, अगर ऑड नंबर है तो कैरी देगा। बेटा रूल समझ आ गया, 5 से बड़ा है तो कैरी देना ही देना है,
5 से छोटा है तो कैरी नहीं देगा। अगर 5 आ गया तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा 7 वाला नंबर, बिल्कुल 7 वाला जो नंबर है वो इवन है या ऑड नंबर। इवन है तो कैरी नहीं देगा, ऑड है तो कैरी देगा। सो चलिए सॉल्व करेंगे अपनी टर्म्स को। 8.250 बेटा, अब देखो 5 ने इसको कैरी देना है कि नहीं देना, ये कैसे चेक करेंगे। 2 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर है तो कैरी नहीं देगा, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 8.2। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ 8.75, 8.75। अब 7 ने इसको कैरी देना है कि नहीं देना, कैसे पता चलेगा। अब 7 क्या है, ऑड नंबर, ऑड है तो कैरी देगा। अगर कैरी दे दिया बन गया 8.8, सो आंसर इज 8.2 एंड 8.8। नेक्स्ट आ जाओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें पता है बेटा, रूल्स के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि अगर डेसिमल के इस तरफ भी 0 और इस तरफ भी 0 है तो ये काउंट नहीं होंगे। अगर नहीं हो रहे तो सिर्फ ये लास्ट वाले 4 डिजिट्स ही काउंट होंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन एज इज, सो ह्यूमन की एज कितनी होगी। अदरवाइज बेटा 70 मतलब 59 79 के जो अराउंड हमारी जो एज है वो इतनी काउंट की जाती हैं। सो इसे समझने के लिए थोड़ा सा देख लो, अदरवाइज इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ सिंपल सा ही देखना है। अर्थ पे जो ह्यूमन बीइंग की एवरेज लाइफ है वो है 79। अगर उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 0.249 इंटू 10⁻⁹ सॉरी 10 सेकेंड्स, क्योंकि 10⁻10 सेकेंड्स है, मतलब इसे काउंट करेंगे 1 की फॉर्म में। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एज इज 1। ठीक है, सो 1 आंसर आएगा। ये बात हो गई क्लियर, क्योंकि 10⁻10 सेकेंड्स आया था। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो आंसर इज 1। सो 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव द सेम डिमेंशंस, जिसके डिमेंशंस सेम नहीं है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है। ठीक है जी, जैसे प्रेशर और बेटा स्ट्रेस के सेम डायमेंशंस है, जो एंगल और स्ट्रेन है इसका कोई डिमेंशन ही नहीं होता, सो इनके भी सेम है। सो सॉरी डिमेंशंस ही नहीं, हाँ डिमेंशंस ही नहीं है। मोमेंटम एंड इम्पल्स के डिमेंशंस फॉर्मूला सेम है। सो सिर्फ टेंशन और सरफेस टेंशन एक ऐसा है जिसके डिमेंशन सेम नहीं है। नेक्स्ट पावर के जो डिमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है। सो पावर इज ml² T-3। अब देखो ये भी आंसर आ रहा है और यहाँ पे छोटी सी मिसप्रिंट है, आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा है ml² T=3। ठीक है, मे बी ये इक्वल टू तो होता ही नहीं है किसी डिमेंशन फॉर्मूले के ऊपर, इसका मतलब इसे करेक्ट कर लो, -3 होगा। अब फोर्स कितना है, फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला ml/T-2। सो ये तो है ही नहीं, सो ये कट गया। सो इसके अकॉर्डिंगली ये वाला करेक्ट है। ठीक है, -2 है ml/T-2, यहाँ पे था ml², इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस अपने जो सैम्पल पेपर आया है बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, =3 लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है =2। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, ml² T-3 और सेकेंड इज ml/T-2। इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए किसी भी मैग्नीट्यूड के अंदर, एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा, बट नॉट इन अ डायरेक्शन। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन कांस्टेंट मतलब मान लो सर्कल में ही घूम रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ डज द बॉडी फॉलो। सो कौन सा फॉलो करेगी बॉडी, कौन सी डायरेक्शन। अगर बेटा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर देखो उन्होंने बोला है कि जो डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, ये तो डायरेक्शन सेम हो गई स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती। अगर पैराबोलिका आ रही है इस तरीके से, कुछ टाइम के लिए डायरेक्शन यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सो ये भी नहीं हो सकती। डाटा इज इनकम्प्लीट, डाटा इनकम्प्लीट है, डाटा कंप्लीट है इस क्वेश्चन के अंदर। सो आंसर इज सर्कुलर पाथ। सो ये हो गया आपका सर्कुलर। कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, सो एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ, द पैरेलल मेथड
पैरलैक्सिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। ये हमें पता है कि एरर निकालने के लिए हम लोग स्टार्स की जो यूज़ करते हैं पैरलैक्सिस मेथड विच आर, इसका क्या मतलब है, दिस इज लेस देन 100 ईयर्स लाइट ईयर्स अवे। ये बेटा डायरेक्ट जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो ना उसमें डायरेक्ट ये वर्डिंग लिखी हुई है, सो डायरेक्ट ही मैंने इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन अ वन डिमेंशन। मोशन इन अ वन डिमेंशन का क्या मतलब है, एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। अभी हमने सर्कुलर पाथ वाला किया ना कि बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये वन डिमेंशन नहीं है। इसमें भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वन डिमेंशन हो गया, ये भी वन डिमेंशन। इसमें भी मैंने बोला कुछ टाइम के लिए ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, ये भी वन डायरेक्शन हो गया। ठीक है, मतलब सब में डायरेक्शंस हैं, वन डिमेंशन हो सकता है, लेकिन ये जो है दिस इज नॉट अ वन डिमेंशन। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो बी आपका आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, द component of the vector r along x axis will be maximum। देखो कोई component of a vector r है x axis के along, ये आपकी x axis है आ गई और ये आपकी y axis आ गई। ठीक है, अब अपने मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम आपकी जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, मतलब आर जो होगा वो सेम डायरेक्शन में जाएगा जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। सो आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तब आपकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, थीटा कॉस थीटा ये लगाकर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, जब एंगल आपका कितना होगा थीटा एंड 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द मोशन इज ऑलवेज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मोशन इज ऑलवेज इन अ सेम डायरेक्शन, मोशन भी सेम डायरेक्शन, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी। ठीक है, ये भी करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन इज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतनी ही आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। सो थर्ड ऑप्शन गलत है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, उन्होंने बोला था नॉट करेक्ट वाली लिखनी है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट आ गई आपकी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पाथ ऑफ द बम्प रिलीज्ड फ्रॉम द एरोप्लेन। मान लो यहाँ पे कोई एरोप्लेन जा रहा है, अब ड्राइंग तो मेरी इतनी ही अच्छी है, बस इसी के साथ कोऑपरेट कर लो। ये एरोप्लेन जा रहा है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है एट अ सर्टेन हाइट एज ऑब्जर्व्ड बाय द पायलट। अब यहाँ से मान लो आपने कोई बम्ब नीचे की तरफ फेंक दिया, सो दिखाई दे रहा है ये कौन सा पाथ है, इज इट ए स्ट्रेट लाइन, नो। पैराबोलिक, हाँ बिल्कुल पैराबोलिक है। क्या ये सर्कल है, कैसे सर्कल बनाएगा, नहीं बनाएगा। नन ऑफ अबव, तो ये भी नहीं। सो ये दिख ही रहा है, हम लोगों ने सेकंड यूनिट के अंदर पैराबोलिक जो पैराबोलिक इक्वेशंस भी की हैं, दो प्रोजेक्टाइल वाले आर्टिकल्स भी की हैं, तो दैट इज द पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोला या पैराबोलिक। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न। मान लो अचानक आप बस के अंदर बैठे हो, अचानक इसने टर्न ले ली, मुड़ा। द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड, जो जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट हो गए, मतलब उस डायरेक्शन में हल्के से बेंट हो गए। क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि अचानक से डायरेक्शन बदल गई, लेकिन हमारी बॉडी सेम डायरेक्शन में रहना पसंद करेगी। सो हम वहीं पे रह गए, बस की डायरेक्शन चेंज हो गई जिसकी वजह से हम लोग आउटवर्ड जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इन मोशन इन फेसिंग द इंजन। जैसे ही मतलब आप एक आदमी बैठा है ट्रेन के अंदर और इंजन की तरफ उसने अपना फेस करा है, ही टॉस अ कॉइन, उसने कॉइन को ऊपर की तरफ टॉस किया एंड द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। यहाँ पे बंदा बैठा और इस तरफ उसके पीछे, ठीक है, मान लो इसका फेस इस तरफ है और उसके पीछे जाके जो कॉइन गिर गया।
स्टेट द कंडीशन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन किस तरफ जा रही है अब हमें ये पता करना है। ध्यान से सुन लो, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इन मोशन ऑफ फेसिंग द इंजन, मतलब इंजन भी इसी तरफ जा रहा है, सेम फेस, जिस तरफ इंजन जा रहा है बेटा उसी तरफ ही ट्रेन जा रही है। आप बंदे का फेस भी इसी तरफ है, जैसे ही उसने कॉइन फेंका कॉइन पीछे की तरफ गिर गया। अब हमें पता करना है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है। सो ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी विद एक्सलेरेशन, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि जिस तरफ बंदे का फेस है तो उसी डायरेक्शन में जा रही है। सो देख लो फर्स्ट में क्या है, बैकवर्ड, बैकवर्ड तो आएगा ही नहीं, बैकवर्ड भी नहीं आएगा। ट्रेन इज मूविंग इंक्लाइंड एट सम एंगल, इंक्लाइंड से कुछ एंगल के साथ तो मूव कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट आ जाओ फॉरवर्ड विद एक्सलेरेशन, सो फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रही है। फॉलोइंग केस द नेट फोर्स इज नॉन जीरो, कब होगी, जब आपका कोई पानी की बूंद टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगी। अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट आ जाओ, पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई चीज़ आ रही है अलॉन्ग विद अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सी चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, इंक्रीज इट्स स्पीड, उसकी जो स्पीड इंक्रीज की जा सकती है, डिक्रीज द मोमेंटम, चेंज द डायरेक्शन, कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान से देखो, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्पीड चेंज करनी है तो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मोमेंटम डिक्रीज करना है तब भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। चेंज इन डायरेक्शन, डेफिनेटली अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कब फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट रिक्वायर्ड, अगर उसको कांस्टेंट ही रखना है, कीप इट मूविंग विद अ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑलरेडी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा है, तो हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है अगर उसको कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रखना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट, मान लो एक घोड़े ने एक कार्ड को पुल किया, खींचा, द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, ऐसी कौन सी फोर्स होगी जो हॉर्स को हेल्प करेगी आगे की तरफ मूव करने के लिए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय, जब फोर्स किसके द्वारा लगेगी। अब देखो हॉर्स ने तो पहली बात कार्ड को खींचना है, मान लो ये हॉर्स है और ये कार्ड है, इसने इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करके लेके जाना है। द कार्ड ऑन द हॉर्स, कार्ड ने अपने आप तो धक्का नहीं लगाना हॉर्स के ऊपर, सो ये तो हो नहीं सकता। द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, ग्राउंड कैसा है, अगर ग्राउंड इजीली मूव करेगा मतलब घोड़ा उस पर इजीली चल सकेगा तो इजीली कार्ड मूव कर जाएगा। अगर मान लो वहाँ पे आपने कुछ फेंक दिया या कुछ बारिश हो गई, चिकड़ हो गया, कुछ भी हो गया, फ्रिक्शन की वजह से वो अच्छे से चल नहीं पाएगा। इसका मतलब जब तक ग्राउंड हॉर्स को फॉरवर्ड की तरफ धक्का नहीं लगाएगी तब तक हॉर्स नहीं मूव कर सकेगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द ग्राउंड ऑन द कार्ड, कार्ड के ऊपर तो ग्राउंड का कोई रोल नहीं है क्योंकि कार्ड अपने आप तो चलेगा ही नहीं, अगर अपने आप नहीं चलेगा ना फोर्स होगी ना फ्रिक्शन होगी, ठीक है। सो इसका मतलब मेन रोल हॉर्स का होगा। द हॉर्स ऑन द ग्राउंड, हॉर्स ने ग्राउंड के ऊपर नहीं कोई करना क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए हमें इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देने के लिए। अगर घोड़े ने चलना है, एक तो ऑब्जेक्ट घोड़ा हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ग्राउंड, ठीक है। सो याद रखना इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ऑलरेडी हमारे पास हॉर्स है जिसने मूव करना है, सो दूसरी चीज कौन सी होगी, ग्राउंड। सो ग्राउंड ऑन द हॉर्स आएगा ना कि हॉर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। देखो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, सो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं है बट जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। सो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, किसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ऑन कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, जैसे ही आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी, अचानक से खत्म हो जाएगी क्योंकि मोशन में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, ऑन स्ट्रेचिंग अ स्ट्रिंग, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तब भी जो डायरेक्ट
पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, अगर किसी बॉडी को हमने ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट मूव करा देन भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऑन राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर, जैसे ही पानी के अंदर कोई वाटर बबल आगे की तरफ जा रहा है, पर्टिकुलर एक एक डायरेक्शन, एक एक पॉइंट के ऊपर अगर हमें मेजर करना हो तो धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन में जो वर्क डन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, ये देखो ये जो MCQs है इसमें 100% श्योर है कि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए डेफिनेटली MCQs मिल जाएगा। वर्क डन वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या कैसा है। अ वर्क डन इज थ्रोन, अ बॉडी इज थ्रोन अप, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। अब देखो कोई बॉल मैंने ऊपर की तरफ फेंक दी, मतलब ऊपर की तरफ ही फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हो रही है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो रहे। सो वर्क डन कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो cos theta because both are in the same direction, so angle between them is 0 degree. What is cos 0? Cos 0 equals to 1, so work done will be positive. So यहाँ पे आ गया positive work done. Which one of the following is a non-conservative forces? देखो बेटा gravitational forces conservative forces है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है, मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो बाकी बच गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन पाथ के ऊपर फॉलो करेगी, कौन पाथ के ऊपर फॉलो नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट है, नॉन इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वर्डिंग घुमा फिरा के आ सकता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके पेपर में आने के चांसेस मान के चलो कि 80 to 90% रहेंगे। सो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और पाथ इंडिपेंडेंट, नॉन पाथ इंडिपेंडेंट, ये वर्ड्स अच्छे से लर्न कर लो। नेक्स्ट आ जाओ हमारे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अंदर है द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ सर्कुलर मोशन, अगर वो इस सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द सेंटर ओनली इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तभी वो इस तरीके से मूव कर पाएगा। सो दिस इज अ ट्रू। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द वेलोसिटी इज 0, मान लो कि वेलोसिटी क्या है आपकी 0, क्या एक्सेलरेशन 0 होनी ज़रूरी है? नहीं, एक्सेलरेशन होनी, मान लो आप कहीं पे ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहे हो, ऊपर इस डायरेक्शन में जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, दैट इज 9.8। सो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो। सो फॉल्स स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, लाइन से लिख दी। अगर आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग इसे डायरेक्ट देखोगे तो आपको आंसर्स डायरेक्ट PDF में से मिल जाएंगे। इफ़ द पोजीशन एंड अ वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट, मान लो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देन पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। मान लो इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और पोजीशन, अब क्या है, पोजीशन एंड वेलोसिटी आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आपने अंदर की तरफ इसकी वेलोसिटी लगाई, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके यहाँ तक, मान लो 1 2 3 4 समथिंग कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। सो 3 से लेके 1 की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट हो गया 3 से लेके 1 तक, और वेलोसिटी हो गया आपका इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। सो बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्या ये ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है? डेफिनेटली ओरिजिन की तरफ ही मूव कर रहे हैं। सो ट्रू आंसर। स्केलर क्वांटिटी है हैज द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है एंगल थीटा, ओरिएंटेशन होता है थीटा एंगल ऑफ द एक्सिस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज्ड, अगर आपने इंक्लिनेशन एंगल इंक्रीज कर दिया, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इज ऑल्सो इंक्रीज। ये आपका एंगल यहाँ पे n नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे ही आपने इंक्लिनेशन और इंक्रीज कर दिया, क्या आपका n जो होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन r होगा, n r जो भी आप ले रहे हो, क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब ध्यान से देखो, अगर थीटा इंक्रीज कर रहे हो, थीटा हमने 0 से लेके 90 तक इंक्रीज किया, मान लो cos 0 आ गया, cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 90 इक्वल टू
ज़ीरो। अब जैसे 0 to 90 इंक्रीज़ किया, आपकी कॉज ज़ीरो की वैल्यू 1 to 0 हो गई, मतलब डिक्रीज़ कर गई। सो कॉस थीटा आपका क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन या आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है तो आर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंक्रीज करेगा। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। सो इस वीडियो के अंदर बेटा मैंने एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स ही सॉल्व करे हैं। बाकी सारा क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर आप लोग चेक कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन, बाकी सारे बेटा थ्योरी के क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने सॉल्व नहीं करे। लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, जैसे ये 4th वाला न्यूमेरिकल है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगी किसी भी तरीके का। बेटा इसके अलावा अगर आपके स्कूल टीचर ने कोई और सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करा है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल बेटा सेम ही है, फिजिक्स विद रिम्पल मैम। डिस्कशन ग्रुप 2 है, एक 11th का ग्रुप है और एक 12th का ग्रुप है। आप लोगों ने 12th का ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, 11th का ग्रुप ज्वाइन करके आप अपना सैम्पल पेपर शेयर कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।